नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 के लिए भारत के संविधान की क्लास जो हम चला रहे हैं उसका यह चौथा वीडियो है। और आज हम एक नया टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। यह टॉपिक आपके पीईटी 2022 के सिलेबस में दिया गया है। तो इस टॉपिक से जुड़ी जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट बन सकते हैं उनको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। एमसीक्यूज के फॉर्म में जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होंगे उनको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। साथ में हम एडिशनल फैक्ट्स को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे करंट के क्वेश्चन से। तो हाल ही में आपको पता होगा हमारे नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो इनका नाम यहाँ पे पूछा गया कि हमारे नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो हमारे नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं और जस्टिस यूयू ललित साहब, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। और भारत के वर्तमान में सीजेआई किस क्रम के, यानी कि जो ललित साहब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ये किस क्रम के हमारे सीजेआई हैं आपको बताना है। तो ये किस क्रम के हैं, तो ये 49वें नंबर के, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो है 49वें नंबर के हमारे सीजेआई हैं ललित साहब। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन आपका जो बी वाला है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 49वें नंबर के 49वें क्रम के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी अहर्ताएं निम्न में से कौन सी है, यानी कि क्या क्या शर्तें रखी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए ऑप्शंस को सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, वह भारत का नागरिक हो। तो पहला ही कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति से जुड़ी जो अहर्ताएँ हैं, न्यायाधीशों से जुड़ी जो अहर्ताएँ हैं इनके, और पहली अहर्ता यह है कि सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी इसमें चीज़ क्या लिखी गई है, उच्च न्यायालयों यानी कि हाई कोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है, या देश के किसी अन्य न्यायालय में न्यूनतम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। तो दूसरा वाला कथन भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो आपको या तो हाई कोर्ट या हमारे देश के अन्य जो न्यायालय हैं उनमें 5 वर्षों तक आपको जज के पद पर रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी अहर्ताएँ हैं। इसके बाद तीसरा कथन क्या दिया गया है, उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर न्यूनतम 10 वर्षों तक वकील रहा हो, यानी कि अधिवक्ता रहा हो। तो ये कंडीशंस, तीनों ही कंडीशंस आपकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी हुई हैं। तो उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि या तो हाई कोर्ट या तो किसी अन्य न्यायालय में कुल मिलाकर 10 वर्षों तक वकील रहना चाहिए। इसके बाद उच्च न्यायालय या न्यायालयों में न्यूनतम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। तो ये जो कंडीशन है आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी हुई ये सभी कंडीशंस हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं इन्हीं के द्वारा शपथ दिलाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। भारत में उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन है किस तिथि में हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो 28 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन था 28 जनवरी 1950 को किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है, वर्तमान कंडीशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। वर्तमान में स्वीकृत संख्या कितनी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, तो 34 वर्तमान में है। 33 + 1, 33 आपके न्यायाधीश हो जाएंगे, प्लस 1 आपका सीजेआई हो जाएगा, यानी कि 34 टोटल आपकी स्वीकृत संख्या, जिनमें से 1 हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, बाकी 33 न्यायाधीश होते हैं। तो 34 यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है।
न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है किसमें निहित है? तो यह पावर किसके पास है? तो आप याद रखिएगा, यह जो पावर है आपको मिलेगी संसद के पास। संसद जो है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है संसद। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका दिया गया है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है किसको? पत्र लिखकर। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर किसको? तो राष्ट्रपति को। इसके बारे में आपको याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वह पत्र लिखकर अपना पद को त्याग सकता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। पत्र किसको लिखेगा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे डायरेक्टली यह पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आप याद रखिए कि राष्ट्रपति को पत्र लिखकर वह अपना पद त्याग सकता है। तथा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनके जो पद की रिक्ति होती है कई प्रकार से हो सकती है, जैसे त्याग पत्र देकर ये अपने पद को खाली कर सकते हैं, या कार्यकाल की समाप्ति पर यह इनका पद अपने आप खाली हो जाता है, या फिर इन पर इम्पीचमेंट चलाकर, इन पर जो है महाभियोग चलाकर इनका पद खाली करवाया जा सकता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का पद खाली किया जा सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खाली स्थान के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। यहाँ पे 4 कंडीशन आपको दी गई है। किस कंडीशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो संसद में महाभियोग पारित होने पर, देखिएगा संसद में महाभियोग पारित होने पर जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे वे राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संसद में महाभियोग पारित होने पर। ऑप्शन आपका जो डी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। तथा यह जो महाभियोग है इसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा लेंदी है, यहाँ पे उस प्रोसेस की हम बात नहीं करेंगे। बस इतना आप जान लीजिए कि आर्टिकल 124(4) के अंतर्गत जो है यह महाभियोग चलाया जाता है। तो इसके बारे में जानने की जो प्रक्रिया है महाभियोग वाली यह 124(4) के अंतर्गत है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु यहाँ पे पूछी गई है, क्या होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनके सेवानिवृत्ति की यानी कि रिटायरमेंट की जो एज है वो 65 ईयर्स है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 65 ईयर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की एज है। वहीं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की जो एज होती है वह होती है कितनी? तो उनकी होती है आपकी 62 वर्ष, 62 साल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन का निर्धारण है कौन करता है? तो इनके वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो संसद के द्वारा जो है इनके वेतन का निर्धारण किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, हमारी जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, इनके वेतन का निर्धारण करती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है संसद द्वारा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्टिकल जो है 125(1) में कहा गया है के तहत यह प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का जो निर्धारण है वह संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आर्टिकल 125(a) इससे रिलेटेड है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वकालत कर सकते हैं। केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसमें से किस में वकालत कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद जो जज होते हैं? तो किसी भी न्यायालय में नहीं। तो आप याद रखिएगा, सेवानिवृत्त होने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे वे किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ये कंडीशन सिर्फ आपकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर लागू होती है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर यह कंडीशन लागू नहीं होती है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, रिटायरमेंट होने के बाद उच्चतम न्यायालय में एवं अन्य उच्च न्यायालयों में जो है वकालत कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी न्यायालय में नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बारे में आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। दोस्तों हम एक एक प्रश्न को कवर करते हुए चलते हैं। जो टॉपिक हम उठाते हैं उस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको हम कवर करवाते हुए चलते हैं। तो आप निश्चिंत होकर इस MCQs की सीरीज़ को फॉलो किया करिए। जो जो प्रश्न टॉपिक से बन सकते हैं उनको हम कवर करवाते हुए चलेंगे। कंप्लीट PET की तैयारी हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। ये तो प्रश्न हो गया आपका। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? और राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति है कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अनुच्छेद 126 आप याद रखिएगा। आर्टिकल जो 126 वाला है, अनुच्छेद जो 126 है, इसमें क्या बात कही गई है? तो अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा उससे वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो उस कंडीशन में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 126 के तहत। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। दिए गए 4 ऑप्शंस में से राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति किस आधार पर करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका डी वाला यहाँ पे दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ जो है यह नियुक्ति की जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका डी वाला यहाँ पे दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाद में, किस मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था, आपसे पूछा गया है। तो मूल ढांचे का जो सिद्धांत है किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य मामला था 1973 वाला, इसी में जो है संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जो केस था कब आया था? 1973 का यह केस था। पूरा इस केस का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। 1973 में यह आया था तथा अब तक की जो सबसे बड़ी बेंच है इसी केस में बनी थी। 13 सदस्यों की बेंच जो है इस केस में बनी थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 13 सदस्यों की जो बेंच है इस केस में बनी थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना, यह सबसे बड़ी खंडपीठ थी 13 सदस्यों की जो इस केस में बनाई गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना। 1973 का यह केस था, केशवानंद भारती केस, जिसने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था इस केस में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनाई गई है? तो पहली सबसे बड़ी देश की जो खंडपीठ थी 13 न्यायाधीशों को मिलाकर बनाई गई थी केशवानंद भारती केस में। वहीं दूसरी देश की जो सबसे बड़ी खंडपीठ है यह बनाई गई आपकी किस केस में? तो दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ थी आपकी गोलकनाथ केस में बनाई गई थी। 11 न्यायाधीशों की खंडपीठ बनाई गई थी गोलकनाथ केस में। जो है 11 न्यायाधीशों की जो है खंडपीठ बनाई गई थी तथा यह जो गोलकनाथ केस मामला था यह 1967 का मामला, यानी कि केशवानंद भारती से पहले का यह केस है। इसमें 11 न्यायाधीश बनाए गए थे। 1967 का यह मामला है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला यह है 1967 का, जिसमें 11 न्यायाधीशों की खंडपीठ बनाई गई जो कि अब तक के देश की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ है। फिर इसके बाद 1973 में मामला आता है, केशवानंद भारती केस आता है 1973 में। इसमें देश की सबसे बड़ी खंडपीठ बनाई जाती है 13 न्यायाधीशों की। तो दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों ही सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है किस देश में? न्यायिक जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ पर फेमस है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो भारत और यूएसए दोनों में, भारत और अमेरिका दोनों में जो है जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है आपको भारत और अमेरिका दोनों में देखने को मिलेगा। तो ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत और यूएसए दोनों में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। जुडिशियल रिव्यू की यहाँ पे बात हो रही है, न्यायिक पुनर्विलोकन की बात हो रही है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भारत और यूएसए दोनों में यह फेमस है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो यह जो अनुच्छेद आपका है 122 का अनुच्छेद है। 122 अनुच्छेद में क्या कहा गया है? न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, यह जो प्रावधान है अनुच्छेद 122 में सम्मिलित किया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आर्टिकल 122 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? जो जुडिशियल रिव्यू से जुड़ा हुआ आर्टिकल वो कौन सा है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल आपका कौन सा हो जाएगा? तो आर्टिकल आपका जो हो जाएगा यहाँ पे 137 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए वाला दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान का जो अनुच्छेद 137 है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है। तो जिन याचिकाओं के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करता है, आप एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, जिन याचिकाओं के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस का, अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करता है, उन्हीं से जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है, आर्टिकल 137। इसी को हम पुनर्विचार याचिका के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, यानी कि जो भूतपूर्व में जो निर्णय दिए जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन निर्णयों पर जो है पुनर्विचार करने के लिए ही यह आर्टिकल बनाया गया है, आर्टिकल 137। तो इसको हम पुनर्विचार याचिका यानी कि रिव्यू पिटीशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो आप समझ गए हैं आपकी आर्टिकल 137 क्या करता है, यानी कि पूर्व में, मान लीजिए पूर्व में कोई मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर दी है, केस का फैसला दे दिया है, लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति है उसको लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ गलत फैसला हुआ है। तो जो आर्टिकल 137 है उस पीड़ित व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह पुनर्विचार याचिका दायर करे, रिव्यू पिटीशन दायर करे आर्टिकल 137 के तहत, जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि आर्टिकल 137 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है अपने निर्णय पर पुनः विचार कर सकता है। जो भूतपूर्व में निर्णय दिए गए हैं उन निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट अपना पुनर्विचार कर सकता है। तो इसी को हम कहते हैं पुनर्विचार याचिका। यह आर्टिकल 137 से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा ये जो रिव्यू पिटीशंस होते हैं, जो आपके पुनर्विचार याचिका होती हैं, ऐसी याचिका पर निर्णय जो है 30 दिनों के भीतर जो है दायर किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए आपका कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के केस में फैसला दे दिया गया है, तो आप उस फैसले से खुश नहीं हैं, आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके पक्ष में फैसला गलत दिया गया है, तो आप 30 दिनों के भीतर जो है उस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, 30 दिनों के भीतर जो है केस का मामला आने के बाद 30 दिनों के भीतर जो है उस पर पुनर्विचार करने के लिए आप रिव्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, 30 दिनों के भीतर आर्टिकल 137 के तहत आप रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है।
सुधारात्मक याचिका की यहाँ पे बात हो रही है, किस आर्टिकल के तहत दायर की जा सकती है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है, फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो सुधारात्मक जो याचिका है यह आर्टिकल 142 के तहत दायर की जा सकती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आर्टिकल 142 के तहत जो है सुधारात्मक याचिका दायर की जा सकती है। तो आर्टिकल 142 यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे दिया गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये दोनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय को जो है अंतिम अधिकार प्राप्त है संविधान की व्याख्या करने का। किसे जो है भारत के संविधान का अभिरक्षक या कस्टोडियन कहा जाता है? तो भारत के संविधान का अभिरक्षक या कस्टोडियन हम किसे कहते हैं? तो उच्चतम न्यायालय को, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इसको हम हमारे संविधान का कस्टोडियन या अभिरक्षक कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तीनों प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? कौन जो है उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श ले सकता है? तो हमारा जो आर्टिकल 143 है, आर्टिकल 143, इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत हमारे जो राष्ट्रपति हैं, ये हमारे राष्ट्रपति यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो है, ये किसी भी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, ऐसी शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 143। ऐसा कोई भी मामला हो जिस पर किसी भी प्रकार की सहायता राष्ट्रपति जी को सर्वोच्च न्यायालय से लेनी हो, तो वो आर्टिकल 143 के तहत ले सकते हैं। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामले पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति जी को यह अधिकार है, आर्टिकल 143 के तहत दिया गया है, आर्टिकल 143 के तहत दिया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, डायरेक्टली ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका जो आर्टिकल 143 है, इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं, ये सार्वजनिक महत्व के विवादों या विषयों पर इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, और बस इतना ही आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वह किसके द्वारा बढ़ाया या बढ़ाया जा सकता है? तो कौन बढ़ा सकता है सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संसद द्वारा विधि बनाकर, संसद द्वारा कानून बनाकर या संसद द्वारा विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, आर्टिकल जो 138 है, आप याद देखिएगा, अनुच्छेद जो 138 है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 138 के अनुसार संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां प्रदान कर सकती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई अभी तक, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक आपकी न्यायपालिका है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़े जो प्रावधान है आपको मिलेंगे आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 के मध्य आपको सुप्रीम कोर्ट से जुड़े प्रावधान मिलेंगे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, मैंने नहीं बताया था, अभी मैंने आपको बता दिया। तो ये आर्टिकल आप याद देखिएगा, 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट से जुड़े इंपॉर्टेंट प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है भारतीय नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो यह आर्टिकल आपका है 32। आर्टिकल 32 के तहत जो है कोई भी व्यक्ति अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है
तो वह डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के पास जा सकता है अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी वाला दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद जो है 32 के तहत। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि आर्टिकल 32 के तहत जो है कितने प्रकार के जो रिट हैं वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और इनको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो और ये मैंने तो यहाँ पे तो आप बताइएगा कितने प्रकार की रिट है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? मैंने स्टार्टिंग में इसके बारे में आपको बताया था। तो कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए, अधिवक्ता होना चाहिए? तो 10 वर्षों तक जो है एडवोकेट होना चाहिए किसी भी उच्च न्यायालय का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं कितने वर्षों तक न्यायाधीश रहना चाहिए? तो 5 वर्षों तक न्यायाधीश और 10 वर्षों तक एडवोकेट। तो ये दोनों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, आपसे पूछी जा सकती है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो ये दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक जो आपके एग्जाम में दिया गया है उसमें भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। स्टार्टिंग में मैंने इसके बारे में पूरे डिटेल में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अर्हताएं क्या क्या हैं, उसको मैंने डिटेल में बताया हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय का एडवोकेट कितने वर्ष से कम कितने वर्ष तक होना चाहिए? 10 वर्ष तक एडवोकेट होना चाहिए, और न्यायाधीश जो है 5 वर्षों तक कम से कम होना चाहिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो मौलिक अधिकार के प्रवर्तन से जुड़े जो मामले हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत भी आते हैं और आपके हाई कोर्ट के अंतर्गत भी आते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 32 के तहत आपका आ जाएगा, आर्टिकल 32 के तहत आता है इसमें, और आर्टिकल 226 के तहत जो है मूल अधिकार का मामला आता है हाई कोर्ट के तहत, और आर्टिकल 32 के तहत जो मूल अधिकार के मामले हैं ये आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के जो मामले हैं वो हाई कोर्ट के पास जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? अभिलेख न्यायालय किसे कहा जाता है? अभिलेख न्यायालय किसे कहा जाता है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो इसमें से अभिलेख न्यायालय हम किसे कहते हैं? उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को। आप याद देखिएगा, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को हम अभिलेख न्यायालय के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्टिकल 129 उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड है, यानी कि अभिलेख न्यायालय जो है हम किस आर्टिकल के तहत कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को? तो जो हमारा उच्चतम न्यायालय है इसको हम आर्टिकल 129 के तहत अभिलेख न्यायालय कहते हैं। और आर्टिकल जो आपका 215 है, आर्टिकल 215 के तहत हाई कोर्ट को जो है हम अभिलेख न्यायालय कहते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है अभिलेख न्यायालय का? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि प्रीवियस में जो भी डिसीजंस लिए गए हैं इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, उन्हीं डिसीजंस के आधार पर ही आगे के जो मामले हैं उनकी सुनवाई भी की जाती है। उन्हीं को अभिलेख या साक्ष्य मानकर आगे आने वाले मामलों की भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करता है। इसी कारण से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 के तहत हम अभिलेख न्यायालय कहते हैं, और हाई कोर्ट को जो है हम 215 आर्टिकल के तहत अभिलेख न्यायालय करते हैं। तो दोनों आर्टिकल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेनली आप याद देखिएगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को हम आर्टिकल 129 के तहत जो है क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को हम आर्टिकल 129 के तहत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख न्यायालय कहते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। PIL क्या है? इसका पूरा नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया। PIL क्या है? PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको कहा जाता है। ऑप्शन जो आपका ए वाला है ना, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा भारत में इसको शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में जनहित याचिकाओं का जनक, फादर कहा जाता है PN भगवती को। तो इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में
PN भगवती को जो है जनहित याचिकाओं का जनक कहा जाता है। तो ये नाम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपसे। ये हमारे देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, तथा इन्हीं को जो है भारत की जनहित याचिकाओं का जनक कहा जाता है, PN भगवती को। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इसका मतलब क्या होता है, PIL का मतलब क्या होता है, इसको हम जनहित याचिका के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम जनहित याचिका कहते हैं। इसमें होता क्या है, तो यह एक प्रकार की ऐसी याचिका होती है जिसके माध्यम से जो पीड़ित व्यक्ति है या कोई अन्य व्यक्ति या संस्था, इसमें पीड़ित व्यक्ति भी आ सकता है या कोई अन्य व्यक्ति आ सकता है या कोई संस्था भी आ सकती है, तो संस्था भी पीड़ित हो सकती है, व्यक्ति भी पीड़ित हो सकता है, किसी के साथ भी अन्याय हो सकता है। तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति या कोई संस्था जो पीड़ित हो, उसकी ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है, प्रश्न उठाने का काम करता है PIL जनहित याचिका। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जिन लोगों को कानून के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, जो लोग कानून के ज़्यादा ज्ञाता नहीं होते हैं, जो असमर्थ होते हैं, उन्हीं के लिए जो है इस PIL याचिका को शुरू किया गया था, जनहित याचिका को शुरू किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे यह पूछा जा सकता है। तो यह जो आपकी जनहित याचिकाएं होती है ना, जो इनको जो है उच्च न्यायालय में भी पेश किया जा सकता है और उच्चतम न्यायालय में भी पेश किया जा सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा भारत में जनहित याचिका का जनक हम कहते हैं PN भगवती को। PN भगवती जो हैं ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है। तो ये जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बारे में आप याद रखिएगा, दोनों जगहों पर यह पेश की जा सकती है। इसके बाद लोकहितवाद यानी कि जो मुकदमे होते हैं, इनकी संकल्पना का उद्गम देश कौन सा है। लोकहितवाद यानी कि आप PIL की ही बात हो रही है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हो रही है, जनहित याचिका की ही बात हो रही है। तो इस संकल्पना का जो उद्भव है अमेरिका से माना जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, अमेरिका से जो है इस संकल्पना का उद्भव हुआ है, यह माना जाता है। तो अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा, USA आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कोई कि जनहित याचिका की शुरुआत किस देश में हुई थी, या लोकहितवाद मुकदमे की शुरुआत किस देश में हुई थी, या PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो तीनों का ही एक ही मतलब होता है और तीनों का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से जो है इनकी शुरुआत हुई थी, PIL की या जनहित याचिका की या लोकहितवाद की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बाद में भारत में जनहित याचिका की शुरुआत करने का श्रेय जाता है हमारे जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, PN भगवती को। इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता जो आपकी है, ये किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है आपकी जनहित याचिकाओं से, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो न्यायिक सक्रियता का कॉन्सेप्ट है यह जनहित याचिकाओं से ही जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जनहित याचिका से ही संबंधित है यह न्यायिक सक्रियता। किस कानून के अंतर्गत यह विहित किया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की जो संपूर्ण कार्रवाई है वो अंग्रेजी में की जाएगी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय की जो संपूर्ण कार्यवाही है वह अंग्रेजी में की जाएगी। या किस आर्टिकल के तहत किया गया है, तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 348 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 348 है, और इसमें यह बात कही गई है कि भारत में उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। तो आर्टिकल 348 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका डी वाला जो दिया गया यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्टिकल 348। तो दोस्तों इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे आपके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, उनको यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। टॉपिक वाइज जो हमने सीरीज शुरू की है सिलेबस के अकॉर्डिंग PET 2022 के लिए आपको पसंद आ रही होगी। इसमें अगला टॉपिक हाई कोर्ट का होगा, उसको हम जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों PET 2022 के लिए और भारतीय संविधान की जो लगातार क्लास हम चला रहे हैं, और उसमें हमने कल बात की थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट MCQs बन सकते थे कल हमने उसको कवर कर दिया था।
आज हम यहाँ पे उच्च न्यायालय से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा भारतीय संविधान का 5वां वीडियो है। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिलते रहेंगे जितने भी भारतीय संविधान के पढ़ाए जा रहे हैं पीईटी 2022 के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। सबसे पहले यूपी से ही हम स्टार्ट करेंगे, हाई कोर्ट से। तो उत्तर प्रदेश स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना है किस वर्ष में की गई थी, यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, 1866 में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1866 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो है स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपी स्पेशल में भी यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और भारतीय संविधान के सेक्शन में भी यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का यह एग्जाम है तो यूपी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय आपको कहाँ पर मिलेगा, इलाहाबाद मिलेगा और इसकी जो स्थापना है 1866 में की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इनका नाम है न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। ये नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजेश बिंदल जो हैं ये वर्तमान में क्या हैं, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सबसे नवीनतम हाई कोर्ट वर्तमान में कौन सा है। तो सबसे नवीनतम वाला आपका हाई कोर्ट वर्तमान में कौन सा हो गया है। तो वर्तमान में सबसे नवीनतम जो हाई कोर्ट है यह आपका आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है यह वर्तमान में सबसे नवीनतम हाई कोर्ट है इंडिया का। वर्तमान में आपको मिलेंगे 25 हाई कोर्ट इंडिया में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत में वर्तमान में कुल 25 हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो है भारत का सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जनवरी 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले जो यहाँ का उच्च न्यायालय था इसी में था, लेकिन जब बंटवारा किया गया आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया, तो जो यह उच्च न्यायालय था तेलंगाना के पास चला गया। तो आंध्र प्रदेश ने अपना खुद का उच्च न्यायालय बनाया है। तो यहाँ पे यह सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय आपका हो गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जनवरी 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जब यह उच्च न्यायालय बना था आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे विक्रम नाथ। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं तथा वर्तमान में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। तो ये चारों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो वर्तमान में 25 हमारे यहाँ उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से नवीनतम वाला कौन सा है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। और प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था कौन सा आर्टिकल करता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है कौन सा आर्टिकल करता है, तो आर्टिकल 214। इसके बारे में आपको याद रखना है। अनुच्छेद 214 जो है यह प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वहीं आर्टिकल आप सी वाला देख रहे हैं, आर्टिकल 231। आर्टिकल 231 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। इसका प्रावधान आपका आर्टिकल 231 करता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि साझा जो न्यायालय होंगे, यानी कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझा न्यायालय, उसकी स्थापना तो आर्टिकल 231 करता है, परंतु केवल एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है आपका आर्टिकल 214। तो दोनों आर्टिकल के बारे में आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपने पद और गोपनीयता की जो शपथ है किसके समक्ष लेता है आपका उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है ये।
तो राज्यपाल के समक्ष, आपको याद रखना है राज्यपाल के समक्ष, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यपाल के समक्ष जो है हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो किसके समक्ष लेते हैं शपथ, तो राष्ट्रपति के समक्ष। तो इसे भी आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के समक्ष लेते हैं शपथ, वहीं हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ये राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? दिए गए ऑप्शंस में से किसका अधीक्षण करने का अधिकार दिया गया है हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा। जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं इनका अधीक्षण करने का अधिकार दिया गया है हाई कोर्ट को, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो उच्च न्यायालय को जो है अपने राज्य के भीतर, यानी कि जो उच्च न्यायालय है, मान लीजिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में एकमात्र उच्च न्यायालय आपका इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद राज्य उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर जितने भी अन्य अधीनस्थ न्यायालय होंगे, जैसे आपका जिला न्यायालय हो गया या उनसे नीचे के अन्य जो न्यायालय होंगे, उनका जो नियंत्रण है, उन पर जो नियंत्रण, उनका कार्य नियंत्रण कौन करता है, तो आपका उच्च न्यायालय करता है। तो इसके बारे में आप क्या रखना है कि उस राज्य में जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होंगे उन पर नियंत्रण का कार्य कौन करता है, तो आपका उच्च न्यायालय करता है उस राज्य का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आर्टिकल 235 में यह प्रावधान है, आर्टिकल 235 के बारे में आपको याद रखना है। आर्टिकल 235 क्या कहता है, तो उच्च न्यायालयों को अपने राज्य के भीतर स्थित अधीनस्थ न्यायालयों, जिनमें आपके जिला न्यायालय आते हैं और उनमें नीचे भी अन्य न्यायालय शामिल हैं, पर नियंत्रण करने की शक्तियां प्रदान करता है आर्टिकल 235। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अपने अधीनस्थ जो न्यायालय होंगे उस राज्य में उन पर नियंत्रण करने की जो शक्ति है आर्टिकल 235 देता है किसको, तो उच्च न्यायालयों को, हाई कोर्ट को देता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? यहाँ पे अर्हताएं पूछी गई हैं। अगर आपको एक हाई कोर्ट का जज बनना है, न्यायाधीश नियुक्त होना है, तो आपके पास क्या अर्हताएं होनी चाहिए न्यायाधीश बनने के लिए? तो आइए चारों कथनों को पढ़ लेते हैं। तो पहला कथन दिया गया है भारत का नागरिक हो, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो और उसकी आयु सीमा जो है 62 वर्ष से कम हो। तो पहली कंडीशन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, उसने भारत क्षेत्र में 10 वर्षों तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो, बिल्कुल सही दिया गया। यानी कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया के भीतर न्यूनतम जो है उस व्यक्ति को 10 वर्षों तक न्याय पद पर रहना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन भी आपकी बिल्कुल सही दी गई है। तीसरी कंडीशन क्या दी गई है, वह किसी भी उच्च न्यायालय या दो से अधिक न्यायालयों में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। तो तीसरी कंडीशन भी आपकी बिल्कुल सही दी गई है। तो उपर्युक्त सभी कंडीशन जो है आपकी सही दी गई हैं। अगर आपको हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो ये सभी कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा, आपकी एज 62 वर्ष से कम होनी चाहिए, आपको 10 वर्षों तक कोई न्यायिक पद धारण करना चाहिए भारत के अंदर, भारत में। इसके अलावा आपको एक हाई कोर्ट या दो से अधिक न्यायालयों में जो है 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहना चाहिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, किसको? तो राष्ट्रपति को जो है अपना त्यागपत्र देता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अपना त्यागपत्र उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको दे सकता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, भारत के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ पर की जा सकती है? प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर जो बहस है कहाँ पर की जा सकती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कहीं भी नहीं, इनके आचरण पर जो बहस है कहीं भी नहीं की जा सकती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी न्यायालय के न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको प्राप्त है?
किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का जो अधिकार है किसको प्राप्त है, किसको दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यह अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का जो अधिकार है भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? इसमें आपसे पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जो पद की रिक्ति होती है, आप याद रखिएगा, जो पद की समाप्ति होती है हाई कोर्ट के न्यायाधीश की, वह किस आधार पर होती है? तो या तो अपना वो त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकता है, या उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो अपने आप ही उसका पद खाली हो जाएगा, या उस पर महाभियोग चलाकर संसद में उसका पद रिक्त करवाया जा सकता है, या स्थानांतरण के द्वारा जो है उसके पद को रिक्त किया जा सकता है। तो ये सभी कंडीशंस हैं जिस आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद खाली किया जा सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। तो सिंपली यहाँ पर महाभियोग की बात हो रही है। महाभियोग कहाँ पर चलाया जाता है? तो जो महाभियोग है यह कहाँ पर स्टार्ट किया जाता है? तो महाभियोग जो है आपका संसद में स्टार्ट किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के मतलब अभी तक जो है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के ऊपर जो है महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, अभी तक हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला यहाँ पे आपसे पूछा गया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला आपको बताना है कौन थी। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम आपका हो जाएगा लीला सेठ। ऑप्शन आपका जो बी वाला यहाँ पे दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लीला सेठ हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, लीला सेठ, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की जो है? तो यहाँ प्रश्न में पूछा क्या गया कि अगर आपको हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो कम से कम कितने वर्ष तक आपको हाईकोर्ट में अधिवक्ता यानी कि वकील रहना पड़ेगा, कितने वर्ष का आपको अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। सिंपल सा प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो 10 वर्षों तक जो है हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना अनिवार्य है, यानी कि ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। 10 वर्षों तक आपको अधिवक्ता रहना पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है किसके द्वारा? मैं आपको बता दूं आर्टिकल 226 होता क्या है। आर्टिकल 226 के तहत जो है मौलिक अधिकारों को लागू करवाने की जो शक्ति है हाईकोर्ट के पास दी गई है। तो किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो हाईकोर्ट के पास जा सकता है आर्टिकल 226 के तहत। तो आर्टिकल 226 के तहत जो भी आदेश, जो भी निर्देश हाईकोर्ट निकालता है तो उस निर्देश को कौन परिवर्तित कर सकता है? कोई भी नहीं उसको परिवर्तित कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह आर्टिकल है, आर्टिकल 226। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है? किस अनुच्छेद के द्वारा जो है संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है? तो अनुच्छेद 231, आप याद रखिएगा, आर्टिकल 231 जो है, अनुच्छेद 231 जो है, इसके अंतर्गत जो संसद है, संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अनुच्छेद 231 आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो
तो इसके बारे में आपको याद रखना है। एक राज्य मतलब एक उच्च न्यायालय जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का हो सकता है इसके अंतर्गत, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक कितने ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो साझा कार्य करते हैं, तो मैं अभी आपको बता दूं 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकारिता का निर्वाह करते हैं। जैसे गुवाहाटी हो गया। गुवाहाटी जो आपका उच्च न्यायालय है ना, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो मैं आपको बता दूं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आपका आ जाएगा न्यायिक क्षेत्र असम आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है, अरुणाचल प्रदेश। ये 4 जो न्यायिक क्षेत्र हैं आपके गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा गुवाहाटी हो गया, कलकत्ता हो गया, केरल, मद्रास, मुंबई, पंजाब व हरियाणा, ये सभी जो उच्च न्यायालय हैं ना, इनके जो है मतलब 2 या 2 से अधिक ये न्यायिक क्षेत्र आते हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, बस एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से उच्च न्यायालय के 2 या 2 से अधिक न्यायिक क्षेत्र हैं। गुवाहाटी का हो गया, कलकत्ता का हो गया, केरल का हो गया, मुंबई का हो गया, मद्रास का हो गया, पंजाब का हो गया, हरियाणा का हो गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश जिसको अकेला स्वतंत्र उच्च न्यायालय मिला हुआ है, तो दिल्ली। आप याद रखिएगा, एक ऐसा स्वतंत्र संघ शासित प्रदेश है जिसको अकेला उच्च न्यायालय मिला हुआ है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल्ली। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं किसमें से, आपसे पूछा जा रहा है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन और भत्ते के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दिए जाते हैं किसमें से। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं आपके राज्य की समेकित निधि से, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राज्य की समेकित निधि से जो है इनके वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ थी। यहाँ पे सेवानिवृत्त जज की बात हो रही है और यहाँ पे वर्तमान जो कार्य करते हैं उनकी बात हो रही थी। तो जब न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनकी जो पेंशन होती है कहाँ से दी जाती है, तो उनकी जो पेंशन है भारत की संचित निधि से दी जाती है। तो दोनों में डिफरेंस है, जब ये कार्य करते रहते हैं हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में तब उनके वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की समेकित निधि से, लेकिन जब ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जब ये रिटायरमेंट ले जाते हैं, तब इनके पेंशन का जो प्रावधान है कहाँ से किया जाता है, तब इनको पेंशन मिलती है भारत के संचित निधि से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो 62 वर्ष है। आप याद रखिएगा 62 वर्ष जो है सेवा रिटायरमेंट की जो है एज है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। किस उच्च न्यायालय की सर्वाधिक अस्थायी खंडपीठ है, किस उच्च न्यायालय की जो है सर्वाधिक अस्थायी खंडपीठ है, तो मैंने आपको बताया कि गुवाहाटी का जो उच्च न्यायालय है इसकी सर्वाधिक अस्थायी खंडपीठ है कौन कौन सी, तो असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का सर्वाधिक अस्थायी खंडपीठ है, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। इसमें से कौन सा जो उच्च न्यायालय है एक या एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, तो आपका इलाहाबाद तो अकेला है, दिल्ली भी अकेला है। इसके बाद गुजरात में कौन कौन से आपके आते हैं, तो गुजरात भी आपका अकेला ही है, लेकिन मुंबई में जो है आपके बहुत सारे न्यायिक क्षेत्र आते हैं। तो मुंबई में आपके कौन कौन से न्यायिक क्षेत्र आते हैं, तो महाराष्ट्र आ गया, गोवा आ गया, दादरा एवं नगर हवेली, ये सभी जो न्यायिक क्षेत्र हैं आपके बम्बई के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बम्बई का जो उच्च न्यायालय है और इसमें एक या एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। कौन कौन से आते हैं मैंने आपको बता दिया है, बम्बई में आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, गोवा आ जाएगा, दादरा और नगर हवेली इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी का तीनों जो यहाँ पे दिया गया, इलाहाबाद का एक ही है, दिल्ली का एक ही है, गुजरात का भी एक ही है, लेकिन मुंबई में 3 न्यायिक क्षेत्र आते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं, तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण से जुड़े जो मामले होते हैं ये हाई कोर्ट में भी आते हैं और आपके सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कल वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरे डिटेल में बताया हुआ था कि एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ,
अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो वह जो व्यक्ति है आर्टिकल 32 के तहत कहाँ पर जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। और आर्टिकल 226 के तहत जो है वह हाई कोर्ट के पास जा सकता है अपने मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो मूल अधिकारों के संरक्षण का जो अधिकार है उच्च न्यायालय को भी दिया गया है और उच्चतम न्यायालय को भी दिया गया है, दोनों को दिया गया है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन के लिए लेख जारी करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम परमादेश के नाम से जानते हैं, उसको हम मैंडमस कहते हैं। मैंडमस इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, हिंदी में इसको हम कहते हैं परमादेश। इसमें क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय जो होता है किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन के लिए लेख जारी करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, परमादेश या मैंडमस। निम्नलिखित में से कौन सा रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? न्यायालयों में जो है कार्यवाही लंबित होने की दशा में इसमें से कौन सी रिट जारी की जाती है? तो कार्यवाही लंबित होने की दशा में जो है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध नामक जो रिट है वह जारी की जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जब किसी न्यायालय में कार्यवाही लंबित रहती है तो उस दशा में जो है प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध नामक जो रिट है वह जारी की जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा प्रतिषेध जो रिट आपकी जारी की जाती है इसमें जो है एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो जो उससे ऊपर का न्यायालय होता है प्रतिषेध रिट को जारी करके वह जो मामला होता है अपने पास मंगा सकता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो प्रतिषेध यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोहिबिशन। आपको पता चलेगा कि प्रोहिबिशन रिट जो है कब जारी की जाती है? तो प्रोहिबिशन रिट कब जारी की जाती है? जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो जो ऊपरी न्यायालय होता है प्रतिषेध रिट जारी करके पूरे मामले को अपने पास मंगा लेता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रतिषेध रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का मानस पुत्र किसे कहा जाता है? तो भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट का जो मानस पुत्र है किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो मोबाइल कोर्ट का जो मानस पुत्र है हम किसे कहते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट का मानस पुत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। एक चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं अपना त्यागपत्र तो राष्ट्रपति को देते हैं, परंतु इनके पद की जो शपथ दिलाता कौन है? राज्यपाल दिलवाता है। जो गवर्नर उस राज्य का होता है इनको इनके पद की शपथ दिलवाता है, परंतु जब ये त्यागपत्र देते हैं तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसके अंतर्गत कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसके अंतर्गत जो है कोलकाता, मद्रास और मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो आपका भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, आप याद देखिएगा 1861 का जो अधिनियम था इसी के अंतर्गत 1861 के अधिनियम के अंतर्गत ही आपके ये 3 हाईकोर्ट स्थापित किए गए थे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। ये 3 हाईकोर्ट आपके कौन कौन से हैं? तो कलकत्ता, मद्रास और आपका मुंबई हो जाएगा। तो भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जो है इन 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी वर्ष 1862 में। तो वर्ष भी आपको याद रखना है, 1862 में ये तीनों उच्च न्यायालय बनकर तैयार हुए थे। 1862 में किस अधिनियम के तहत? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? गोवा राज्य जो है किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो बम्बई के, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बम्बई के क्षेत्राधिकार में आपका आता है गोवा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है,
दादरा एवं नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? दादरा एवं नगर हवेली जो है आपका मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आपका आता है दादरा एवं नगर हवेली। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह है यह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो यह आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पश्चिम बंगाल आता है और आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय आपको मिलेगा कहाँ पर? बिलासपुर में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिलासपुर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है यह कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में। कहाँ? तो जबलपुर में आपको मिलेगा मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी वाला यहाँ पे दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। जबलपुर में आपको मिलेगा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो एर्नाकुलम में। कहाँ? तो एर्नाकुलम में जो है केरल का उच्च न्यायालय स्थित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, एर्नाकुलम में। तथा केरल उच्च न्यायालय की जो स्थापना है 1958 में की गई थी, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। वहीं एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में की गई थी। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा का कटक में। कहाँ पर? तो उड़ीसा का जो उच्च न्यायालय आपको मिलेगा कटक में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा उड़ीसा राज्य का जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है किसके द्वारा? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए जो है एक समान उच्च न्यायालय की जो स्थापना है संसद द्वारा कानून बनाकर की जा सकती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, संसद द्वारा कानून बनाकर। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद को जो है हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को घटाने और बढ़ाने का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। लेकिन ये अपने पद और गोपनीयता की जो शपथ है राज्यपाल के पास लेते हैं, लेकिन जब ये पद का अपना त्याग करते हैं तो त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है। तो यह लास्ट प्रश्न था। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी के साथ आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो टॉपिक था पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसके बाद अगला टॉपिक हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। भारत के संविधान का अगला जो टॉपिक होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको हम जल्दी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।